Hello students, welcome to my YouTube channel Bright Future Classes। आज हम लोग एक नई पहल करने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से जानेंगे और जिन लोगों का पढ़ने में ज़रा सा भी मन नहीं लगता है हिंदी व्याकरण, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। हम लोग शुरुआत से यानी कि भाषा, ग्रामर, व्याकरण जो भी है सबसे पहले भाषा पर डिपेंड करती है। तो भाषा सबसे पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भाषा क्या है। तो मैं आज ये कक्षा 7 के लिए व्याकरण पुष्प पुस्तिका, इस पुस्तक से भाषा को अच्छी तरह से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलने की प्रक्रिया मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी है। आदिकाल में मनुष्य अनेक प्रकार के संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात प्रकट करता था। आज भी हम अनेक संकेतों द्वारा अपनी बात कहने और समझने का प्रयास करते हैं। छोटा बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, उसे दूध चाहिए। पाठशाला या स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे समझ जाते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। बस का कंडक्टर भी सीटी बजाकर चालक को बस को चलाने या रोकने का संदेश देता है। किंतु इन संकेतों से किसी भी बात, भाव या विचार को बहुत स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को एक ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ी जिसके द्वारा वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से कर सके। इसके लिए उसने ध्वनि संकेतों का सहारा लेना प्रारंभ किया। यही ध्वनि संकेत आगे चलकर एक व्यवस्था में बंधकर भाषा के रूप में विकसित हो गए। भाषा का उद्देश्य मन के विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। इसमें बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर तथा दिखाकर और देखकर भावों का आदान प्रदान होता है। कक्षा में अध्यापक बोलकर और छात्र सुनकर, लेखक पुस्तकों में लिखकर और पाठक यानी कि छात्र उसे पढ़कर, यातायात नियंत्रण में अथवा मूक बधिरों की बातचीत में संकेतों को दिखाकर और देखकर मन के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। संपूर्ण विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु इत्यादि। भाषा के रूप, अब ये तो हो गया भाषा। अब भाषा के रूप भी होते हैं, बहुत सारे रूप होते। भाषा के रूप सामान्यतः हम अपनी बात बोलकर या लिखकर समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति अपनी बात को सुनकर या पढ़कर समझता है। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, बोलना और सुनना मौखिक भाषा के दो अंग हैं। मौखिक रूप ही भाषा का मूल रूप है। मनुष्य इसे अनुकरण द्वारा सरलता से सीख लेता है। साक्षर और निरक्षर दोनों ही भाषा के इस रूप का भली भांति प्रयोग करते हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। परस्पर बातचीत, भाषण, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तरी, दूरभाष पर बातचीत, रेडियो कार्यक्रम इत्यादि भाषा के मौखिक रूप के व्यवहारिक उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है कि भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार यानी कि भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा, पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के दो अंग हैं। अपने विकास क्रम में भाषा का लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप के बाद विकसित हुआ। भाषा का लिखित रूप
भाषा को सुरक्षित रखता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। समाज में एक दूसरे को जोड़ने में भाषा के लिखित रूप का महत्वपूर्ण योगदान है। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना, लेख, कहानी पत्र, समाचार पत्र, साहित्य, दूरदर्शन पर दिखाई गई लिखित सूचना, सूचना पट पर लिखी सूचनाएं आदि भाषा के लिखित रूप के व्यवहारिक उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है कि भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने भाव या विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक भाषा सांकेतिक भाषा भी होती है। तो सांकेतिक भाषा भाषा का एक और महत्वपूर्ण रूप है जिसे सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग भी दैनिक जीवन में खूब होता है, किंतु यह व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है। इसमें एक व्यक्ति संकेत के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति देखकर और सुनकर उन्हें समझता है। यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिरों की बातचीत, परेड का संचालन, ड्रम या सीटी के द्वारा व्यायाम, संगीत निर्देशन आदि सांकेतिक भाषा के व्यवहारिक रूप हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा के जिस रूप में व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है और अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर भाव ग्रहण करते हैं, उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हमने भाषा के बारे में जान लिया। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका हल आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन एक ऐसा प्रश्न है कि जब भी स्टूडेंट्स को ये प्रश्न पूछा जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर कैसे दें, क्या दें और कैसे होगा। ये प्रश्न है कि बोली और भाषा में अंतर। जब भी हम परीक्षा देते हैं तो लगभग प्रायः ये पूछा ही जाता है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। उस समय सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो अभी हम इसको ज़रूर देखेंगे। तो प्रायः भाषा और बोली दो शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। बोली भाषा का अल्प विकसित या अर्ध विकसित रूप है। इसे भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप भी कहा जाता है। बोली का प्रयोग भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में होता है। 5-10 किलोमीटर की दूरी पर इसमें परिवर्तन आने लगता है। बोली में प्रायः बहुत अधिक लिखित साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। किसी किसी बोली में लोकगीतों आदि के रूप में कुछ साहित्य उपलब्ध है। मध्यकाल में अवश्य ही महाकवि सूरदास और तुलसीदास ने ब्रज और अवधी में उच्च कोटि के साहित्य की रचना की। अतः हम ये कह सकते हैं कि बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है, वो किसी सीमित क्षेत्र में ही बोली जा सकती है, लेकिन भाषा का कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता है, वो पूरे देश में बोली जा सकती है। तो अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि इससे आपको भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको ज़रूर मिल गया होगा। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और उपयोगी साबित हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।